संतोषी कंस्ट्रक्शन रायपुर। सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया और कई ऐलान भी किए गए। 8 साल के बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 घंटा 27 मिनट की स्पीच में सीतारमण ने गरीबों के लिए ऐलान किया। बोली, गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल और चलाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट्स, हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर बनेंगे। रेलवे के खर्च के लिए 2.40 लाख करोड़ दिए गए हैं। एमएसएमई को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान किए गए। वहीं प्रधानमंत्री ने बजट की तारीफ की और कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत नींव का निर्माण करेगा। यह बजट वंचितों को वरीयता देता है। यह बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। बजट में दिखी छत्तीसगढ़ की योजनाओं की छाप। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को मिली जगह। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान। छत्तीसगढ़ के मिशन मिलेट्स को भी मिली जगह। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का होगा गठन। छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी पर मिलेट्स खरीद रही है। मिलेट कैफे को लेकर भूपेश बघेल की तारीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ के मिलेट कैफे की देश भर में पहचान है। प्रदेश में कोदो कुटकी रागी की पैदावार बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में मिशन मिलेट योजना चल रही है। सीएम के नेतृत्व में मिलेट्स को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में मिलेट्स का रकबा उत्पादन भी बढ़ा है। तो बजट में भले ही छत्तीसगढ़ की योजनाओं की छाप दिख रही हो, लेकिन केंद्रीय बजट पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है और कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण का बजट पूरी तरह से निर्मम है। केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को निराशा हाथ लगी। किसान, आदिवासी वर्ग को कुछ नहीं मिला। रेल बजट ज्यादा होने पर सीएम ने आशंका जताई है कि रेलवे को कहीं निजी हाथों में तो नहीं सौंपने वाले। छत्तीसगढ़ को नई ट्रेनों की उम्मीद थी। कर्नाटक में चुनाव आने वाला है, जिसे हारता देख कर्नाटक के लिए घोषणाएं की जा रही हैं।
लेकिन जनता समझदार। ये निर्मला जी के निर्मम बजट कहा जा सकता है। न इसमें युवाओं के लिए कोई बजट में कोई सुविधा है, न किसानों का आय दुगुनी करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न ट्राइब्स के लिए है, न ही अनुसूचित जाति के लिए है। ये बजट कहा जाए तो केवल इस चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। इसमें किसी को कोई सहूलियत दी नहीं गई है। छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अंबिकापुर से जो ट्रेन चलने वाली थी वो आएगा, जगदलपुर ट्रेन के लिए कोई व्यवस्था होगी। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगी हो गया है। एक चीज़ और, जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो, कुटकी, सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी MSP आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं की गई है। तो एक निराशाजनक बजट कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में निराशा मिली। यहाँ प्रिमेटिव ट्राइब्स के लिए भी कुछ नहीं है, ना ट्राइब्स के लिए कुछ है, ना हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ है। इसका मतलब ये है कि कर्नाटक वो लूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ के मतदाताओं को लुभाने के लिए इस प्रकार की घोषणा कर दी गई है। हालांकि चुनाव तो सर पे है, उसका लाभ वहाँ की जनता को मिल नहीं पाएगा। जैसे बिहार में गए थे ना, 50 करूँ कि 60 करूँ, 60 करूँ कि 70 करूँ, 1 लाख करूँ कि 1,10 लाख करोड़ करूँ, लेकिन आज तक कि बिहार में वो पैसा गया ही नहीं है। ये उसी प्रकार का है। आइए अब आपको सुनवाते हैं केंद्रीय बजट पर छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की प्रतिक्रिया क्या रही है। विशेष रूप से सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, लेकिन हमने देखा इस बजट में ऐसा अतिरिक्त कोई योजनाएं या लाभ के संदर्भ में आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही। केवल एक बात को लेकर के सर्वत्र चर्चा कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स का 5 लाख रुपया तक की जो सीमा थी उसको 7 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ये जो बढ़ती हुई महंगाई के दर में अगर इसको आप हिसाब किताब लगाएंगे तो मुझे लगता है कि वो 5 से 7 अगर किया गया है तो रुपये के मूल्यन में 5 से 7 ही होना था। अगर इसको दुगना कर दिया जाता तो सामान्य और मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ लाभ होता। कुल मिलाकर के जो देश की आधा आबादी महिलाओं की है, महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ घोषणा नहीं किया, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। रेलवे में जो सफ़र करते हैं सीनियर सिटीजन, उनको जो सब्सिडी और लाभ मिलते थे उसको बंद करके रखा है। युवाओं के रोजगार के लिए कुछ विशेष नहीं, और महंगाई रोकने के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं। हम लोग हमेशा बोलते थे ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है, और भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को, जैसे तुम्हारा चंद्राकर को और बृजमोहन अग्रवाल को बहुत पेट दर्द होता था, रमन सिंह को, आज इनके आका ने, इनके जो नेता ने जो इस मिलेट मिशन का, गोबर का, और दिल्ली में बोला है, इनके मुंह में तमाशा मारा है। 8 साल के बाद 9वां बजट जो आया है, वो अभी तक जितने बजट आए हैं उसमें सबसे ज्यादा निराशाजनक और खराब बजट है। इसमें गरीबों के लिए कहीं कोई योजना नहीं दिखती। आप देख लीजिए, डिफेंस सेक्टर के लिए 1 रुपया अतिरिक्त प्रावधान नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। गैस सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। तो कमियां क्या नजर आ रही है कांग्रेस को, ये आपने सुन लिया, लेकिन बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी तो बजट को अमृतकाल का समावेशी बजट बता रही है। सुनवाते हैं आपको। 2023-24 का बजट भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। अमृतकाल के दौरान ये हमारा मार्गदर्शन करेगी। ये 7 प्राथमिकताएं इस बजट की हैं
समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक बजट की पहुंच, अधोसंरचना और विकास, अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन की योजना, हरित विकास एग्रीकल्चर सेक्टर में, युवा शक्ति युवकों को प्रोत्साहन के लिए और वित्तीय क्षेत्र। अमृतकाल के इस बजट में कोई ऐसा पहलू नहीं है जो अछूता रहा हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी का, कि 7 लाख रुपए तक अब आयकर में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो इस बजट में भविष्य की सारी संभावनाओं को ध्यान पे रख के बनाया गया है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह अमृतकाल का बजट है, यह गांव गरीब किसान का बजट है, यह युवाओं का बजट है, यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है, यह बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट है। यह बजट अमृतकाल के इस बजट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जिन विषयों को रखा है उसमें भारत की संस्कृति का भी विशेष ध्यान दिया गया है। जो वैकल्पिक उर्वरकों के लिए जिस प्रकार से पीएम प्रणाम योजना को उन्होंने स्थान दिया है और इसके साथ ही साथ गोबर धन योजना पूरे भारत में 500 स्थानों पर संयंत्रों को लगाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम इस बात का घोतक है कि भारत की संस्कृति मजबूती से आगे बढ़े, संरक्षित रहे। तो राजनीतिक दल तो अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री कैसे इसे समझ रहे हैं, कैसे इस बजट को देख रहे हैं, अभी इसकी और समीक्षा होनी बाकी है। लेकिन पहली नजर में इस बजट को लेकर अर्थशास्त्री तपेश चंद्र गुप्ता क्या कहते हैं, समझते हैं। चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा और सभी वर्गों के लिए लाभप्रद रहा और इसमें सबसे ज़्यादा लाभ कृषक वर्ग को और निम्न श्रेणी के अधिकारी मतलब कर्मचारियों को और निम्न वर्ग के लोगों को जिन्हें 7 लाख रुपए तक के क्षेत्र में आ रहा है उनको आयकर से मुक्ति मिली। ये एक अच्छी योजना रही। बारी मतलब जो किचन गार्डन कही है, जो कुछ है, नरवा गरवा घुरवा जो है, हम कंपोस्ट खाद की बात कर रहे हैं, हम प्राकृतिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम रसायन से दूर हटना चाहते हैं। उन चीज़ों को लेकर हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं। इसमें ये सभी चीज़ें लेके जो चीज़ें आई थी ये ग्लोबली इम्पोर्टेंस है और इसको हमारे राष्ट्रीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्वीकार करके इसको स्थापित करने की कोशिश की है और यह सफल होगा, मैं मान के चलता हूँ। जहां बीजेपी के नेता कार्यकर्ता समर्थक जमकर तारीफ कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से इसे विशुद्ध रूप से चुनावी बजट करार दिया जा रहा है। कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि अगले साल आम चुनाव है और इस साल एकलव्य विद्यालय की घोषणा की गई। वहीं बीजेपी इसे सर्वांगीण विकास वाला बजट बता रही है। बजट तो पूरी तरह से निराशाजनक है हर वर्ग के लिए। रही बात एकलव्य विद्यालय की, तो 2014 से इनकी सरकार है, 2024 आ गई। 8 सालों में, इस 9 सालों में इनको आज देश के आदिवासियों की याद नहीं आई। आज जब 2024 में अगले साल चुनाव है तो देश के आदिवासियों को रिझाने के लिए, उनको वोट बैंक बनाने के लिए एकलव्य विद्यालय की ये बात कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब भी जो है 5 लाख से 7 लाख बढ़ा दिया गया, मतलब 7 लाख इनकम तक वाले लोगों को कोई आयकर नहीं। चलिए बढ़ते आगे और बिलासपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जो हैं उनकी याचिका पर संज्ञान लिया गया। सरकार ने 10 महीने के बाद भी जवाब नहीं दिया था। हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए अंतिम मौका दिया है। 6 सप्ताह के बाद मामले की अगली सुनवाई होनी है। दरअसल शराब पर, कोरोना टैक्स पर याचिका लगाई गई थी और टैक्स का पैसा कोरोना व्यवस्था में नहीं लगाया गया, यह आरोप लगा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए, ये भी इस याचिका में जिक्र है। और शराब पर 10% कोरोना टैक्स पर यह याचिका लगी थी और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई है। 6 हफ्ते में जवाब देने का वक्त दिया गया।
और रायपुर से एक और बड़ी खबर, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में नर्सेस आंदोलन पर उतर आई हैं। 4 सूत्री मांग है इनकी, इसको लेकर यह आंदोलन कर रही हैं और इनके आंदोलन करने की वजह से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं जाहिरा तौर पर प्रभावित हुई हैं। ग्रेड पे, स्टाफ की कमी समेत 4 मांगों को लेकर इनका आंदोलन है। 1 फरवरी से 4 फरवरी तक नर्सों का धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा। काली पट्टी लगाकर विरोध नर्सें कर रही हैं। हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं। 4 सूत्री मांग को लेके हम लोग अभी आंदोलन में निकले हैं। हमारी पहली मांग है जो हमारा ग्रेड पे है, जो 2018 में हम लोग हड़ताल किए थे, तो उस समय शासन ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने 3 महीने में रिपोर्ट भी दे दी थी। तो वो जो रिपोर्ट है 2018 के सितंबर महीने में मिल गई थी, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो लागू हो। तो इसलिए हमने अप्रैल महीने में भी इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन उस समय हमको ये बोल दिया गया था कि कुछ स्टाफ आ जाएंगे, तो फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर आगे कुछ नहीं किया। नवंबर महीने में भी एक बार कोशिश की थी, फिर भी आश्वासन मिला कि कुछ नहीं होगा। की रणनीति रहेगी आगे या कंटिन्यू रहेगा या फिर ये 1 से 4 फरवरी तक जो है 9 से 11 हमारा यहाँ पे प्रदर्शन रहेगा 2 घंटे का। उसके बाद 15 फरवरी को हम सामूहिक अवकाश पे रहेंगे और उसके बाद भी पूरा यदि हमारा डिमांड नहीं होता है तो 15 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन। गरियाबंद से बड़ी खबर बता दें, मासूम छात्र के साथ बेरहमी की गई। यहां पर शिक्षिका ने माचिस की तीली से बच्चे को दाग दिया। छात्र की गर्दन को माचिस की तीली से दागा है, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये पूरी घटना जो है मैनपुर ब्लॉक के लधवा पारा प्राथमिक स्कूल की बताई जाती है। प्राइमरी स्कूल है ये और कम छात्र बोलता था तो टोटके के लिए तीली से दाग दिया, ऐसा कहा जा रहा है। अभिभावक ने बीईओ से पूरे मामले की शिकायत की है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं उनसे शिकायत की गई है और शिक्षिका के खिलाफ अब शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। और आइए अब नजर 25 सेकंड में खबर पर। रायपुर में केंद्रीय बजट को सीएम भूपेश बघेल ने बताया निराशाजनक। छत्तीसगढ़ को लगी निराशा हाथ, किसान आदिवासी वर्ग को नहीं मिला। रायपुर में केंद्रीय बजट पर बोले मंत्री अमरजीत भगत, केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ की छाप, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की योजना को ले रही हाथों हाथ।